अच्छा होता अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, कम से कम मणिपुर की ही जिम्मेदारी लेते हुए, ये सही समय था, ठीक है, हम नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक ही समझ लीजिए है तो वो प्रधानमंत्री, लेकिन अपनी जिम्मेदारी लेते हुए कि हम अपने कार्यकाल में हम अगर मणिपुर का यह हाल हुआ तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, और इस नैतिकता के नाते मैं इस्तीफा दे रहा हूं और जा रहा हूं। अगर ऐसा कर देते तो शायद उनकी मर्यादा बची रहती, लेकिन ऐसा वो नहीं करेंगे। जब भी एक अयोग्य व्यक्ति किसी योग्य पद पर बैठता है तो उस पद की गरिमा घट जाती है, उस पद की मर्यादा घट जाती है, और वो अयोग्य व्यक्ति पूरी ताकत लगा करके उस पद पर बैठे रहने के लिए सिर्फ कार्य करता है। उसका एक मिशन होता है, वो उस कुर्सी से कहीं हटा न दिया जाए, उस कुर्सी से कहीं कभी उसको हटना न पड़ जाए। और नरेंद्र मोदी तो बहुत पाप कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी तो अपने झोले में ले जा करके देश की संपत्ति, देश का धन, देश का वैभव, देश का सुख, सब कुछ अडानी और अंबानी की झोली में डाल चुके हैं। विनोद अडानी और न जाने कितने चोर उचक्के या कुछ गुजराती चोर जो उनके आसपास घेरा बनाकर उनके साथ रहते हैं, उनके झोले में डाल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी आज जब ये कहकर निकल जाएंगे या निकल लेंगे कि मैं तो फकीर हूं, झोला उठाकर चल दूंगा, तो देश उन्हें झोला लेकर के जाने देगा। ऐसा नहीं है, ऐसी परिस्थिति नहीं बची है अब। तो मेरे दोस्तों, खैर, सबसे उचित सलाह अगर मुझे देना है, मैं दे सकता हूं या प्रार्थना कर सकता हूं, विनती कर सकता हूं इस देश के हित में, नरेंद्र मोदी जी, आप अब इस देश को बख्श दीजिए। आपसे नहीं चल रहा, यह तो साबित हो चुका है। आपकी अयोग्यता साबित हो चुकी है, और आपकी अयोग्यता के कारण आपका अपना जो भारतीय जनता पार्टी की मां है, यानी मदर संगठन है आरएसएस, वो भी अब आपके साथ नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी एकदम अकेले पड़ चुके हैं, और जब आदमी अकेले पड़ जाता है ना, तो इसी तरह का व्यवहार करता है जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, इन कुछ दिनों में यह बात साबित हो चुकी है, और मैं बार बार इस बात को आपके सामने रखता रहा हूं, फिर से रख रहा हूं, फिर से बता रहा हूं कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के दिमाग से खेल रहे हैं। राहुल गांधी इज द बिग प्लेयर। क्या कह सकते हैं, राहुल गांधी एक प्लेयर है। उनकी प्रतिभा पर जिन्हें शक है और जो नहीं समझ पा रहा है, आज राहुल गांधी को वो 2024-25 जून के बाद, उनके प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद, उनकी प्रतिभा को लोग धीरे धीरे समझने लगेंगे। नरेंद्र मोदी के से माइंड गेम, नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि चंद्रचूड़ को डराकर कुछ काम करा लेंगे, या संजय मिश्रा को उसी पोस्ट पर रखकर अपना कुछ काम बना लेंगे, या किसी को परेशान, सब कुछ बेमानी है। नरेंद्र मोदी की आज हर चाल, उनकी हर भाषा, उनकी हर बात, उनका हर एक्शन, सब कुछ राहुल गांधी तय कर रहे हैं। मेरी इस बात को राहुल गांधी और आरएसएस तय कर रही है, दोनों। मैं पहले भी बता चुका हूं कि आरएसएस पूरी तरह से राहुल गांधी के साथ खड़ी है। इस बात, ये मेरा वजन है, ये मेरी सोच है। मैं ये नहीं कहता कि ये सब, इसको आपको जानना है,
आपको जानना पड़ेगा। मैं कोई वो बागड़ बिल्ला नहीं हूं, कहां का बागेश्वर का बागड़ बिल्ला, मैं वो नहीं हूं। मेरा एनालिसिस है, मेरी स्टडी है जो ये जानती है, ये कहती है कि आरएसएस अब राहुल गांधी के साथ खड़ी है, राहुल गांधी के पीछे खड़ी है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के दिमाग से खेल रहे हैं, यहां तक कि उन्हें इस हद तक बौखलाने की कंडीशन तक पहुंचा चुके हैं। न जाने आगे कौन कौन सी किस किस कंडीशन में, किस किस स्थिति में नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, ये आगे देखने की बात होगी। लेकिन इट्स प्रूव्ड राहुल गांधी a big player. He is not just a politician. He is a player. He is an educated and well-educated person. जब उनकी प्रतिभा धीरे धीरे, जब प्रधानमंत्री बनने के बाद एक एक काम के बाद सामने आएगी, तब आपको पता लगेगा कि राहुल गांधी कौन है, राहुल गांधी की क्षमता क्या है, राहुल गांधी की सोच क्या है, राहुल गांधी के विचार क्या है। अब ये राहुल चालीसा मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं कि आप इस पर भरोसा कर लीजिए, ये इसलिए कि नहीं कि मैं कांग्रेसी हूं, मैं कांग्रेस से मेरा कोई मतलब है। आप मेरे बैकग्राउंड को चेक कर डालिए, मेरा कहीं किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं। अगर कभी मेरा कोई मतलब रहा है किसी राजनीतिक पार्टी से, तो वो सीधे नरेंद्र मोदी से रहा है। मैंने नरेंद्र मोदी के लिए काम किया है, और वो भी एक कानिए के बहकावे में आकर के, 1.5 आंख वाले के बहकावे में आकर के, रामदेव के बहकावे में आकर के, रामदेव के बरगलाने से और परिणाम देखा। बहुत देर इंतजार नहीं किया, बहुत जल्द नरेंद्र मोदी की सच्चाई 25 जून को उन्होंने जब शपथ ग्रहण लिया, उसके दूसरे या तीसरे दिन ही मैंने समझ गया कि नरेंद्र मोदी के बारे में हम धोखा खा चुके हैं। भारत स्वाभिमान के बहुत से लोग समझ गए, सब समझ गए, पहले से ये जानते थे, ये शंका थी कि नरेंद्र मोदी खरा नहीं उतरेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी एफडीआई के पक्ष में थे, नरेंद्र मोदी खुद गुजरात को बेच चुके थे, नरेंद्र मोदी बहुत कुछ जानते थे, लेकिन किसी कारण बस, किसी बात बस, सब रामदेव के कहने पर भारत स्वाभिमान के जरिए जुड़ करके नरेंद्र मोदी के लिए काम किया, जिसमें से मैं भी एक था। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी सच नहीं है। नरेंद्र मोदी ऑपरेटेड पर्सन है। नरेंद्र मोदी को चाइना ऑपरेट कर रहा है, नरेंद्र मोदी को अडानी अंबानी जैसे लोग ऑपरेट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को अमेरिका ऑपरेट कर रहा है। वो तो जस्ट खिलौना है, ही इज नॉट ए। फिर वो अपने इसलिए विरोध शुरू हुआ और अब तक चल रहा है। मेरा राजनीतिक कोई मकसद और मतलब नहीं है, लेकिन सच यही है। लेकिन इन्हीं अध्ययन के दौरान, इन्हीं गुणागणित के दौरान, या कह सकते हैं इन्हीं रिसर्च के दौरान हमें पता चला, हमें समझ में आया, हमें मालूम पड़ा, या हम जानने लगे कि राहुल गांधी की प्रतिभा क्या है। और उन्होंने प्रूव किया। है कोई भारत में जो इतनी लंबी यात्रा करके दिखाए, पद यात्रा करके, पेशेंसली, इसी को ही तपस्या कहते हैं। है कोई जो राहुल गांधी जैसा संयम रखता हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, 3rd ग्रेड पॉलिटिक्स राहुल गांधी नहीं करते। है कोई जो ये चैलेंज करे कि कोई एक पॉलिटिशियन ऐसा है जो कभी झूठ नहीं बोला? मैं चैलेंज करता हूं, राहुल कभी झूठ नहीं बोलते। है कोई ऐसा एक पॉलिटिशियन को मैं जानता हूं, जयललिता, जो राजनीति में जो करती थी उसके नाम पे वोट मांगती थी। कुछ कह करके वोट नहीं मांगती थी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, वोट नहीं मांगती थी। जो कर चुकी है उसी पर वोट, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अगर आपको लगता है कि मैंने सही किया तो वो मुझे दीजिए। इट्स अ वेरी वेरी ट्रू पॉलिटिशियन जयललिता। राहुल गांधी
राहुल गांधी को अब तक मैंने झूठ बोलते नहीं, मेरे रिसर्च में राहुल गांधी कभी ट्रैप नहीं हुए हैं जहां मुझे यह लगा हो कि राहुल गांधी ने यह बात झूठ बोली। लेकिन नरेंद्र मोदी को मैं ढूंढ के परेशान हो गया अपने इस 9 साल जब से वो प्रधानमंत्री बने। अगर रिसर्च तो मेरा जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री डेपुटेशन पर गए थे तब से कर रहा हूं उनके बारे में, लेकिन प्रधानमंत्री का कार्यकाल ही अगर ले लें तो मैं नहीं समझता कि वो कभी सच बोले। इतने दिन 9 सालों में कभी एक बार भी उन्होंने सच बोला हो। झूठ बोलना ही अब पॉलिटिक्स है। झूठ बोलने का मतलब ही है देश चलाना। लोगों को धोखा देने को ही अगर पॉलिटिशियन कहते हैं, इंटर पॉलिटिक्स कहते हैं, तो वो नरेंद्र मोदी है। और जो भी है, देश को अब उम्मीद नहीं है नरेंद्र मोदी से, इसीलिए आरएसएस भी, इसीलिए लोग भी अब नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ चुके हैं। और यही बौखलाहट दिख रही है उनके चेहरे से, उनके आगे पीछे रहने वाले। जैसे मैंने कहा कि वो ईरानी बाई हैं, वो संसद में बाल नोच नोच कर चिल्लाती हैं, दूसरों को परेशान कर देती हैं अपनी आवाज से, अपनी तेज आवाज से कि मेरे बाबू को कुछ मत कहो। कोई कैसे नहीं कहेगा। कभी ईरानी बाई ने नरेंद्र बाबू के बारे में कुछ बोला, उन पर सवाल उठाया, चूड़ियां भेंट किया करती थी मनमोहन सिंह को? नहीं। और यही ईरानी बाई हैं सबसे पहली महिला भारत में जो नरेंद्र मोदी के गुजरात दंगे के दौरान नरसंहार जो हुआ 2002 में, जो गोधरा कांड हुआ, उसके बाद जो नरेंद्र मोदी ने वहां कत्लेआम करवाया, उस पर सवाल उठाने वाली, यहां तक कि धरना पर बैठने वाली हमारी ईरानी बाई है। बाद में पता नहीं कौन सा ऐसा क्या कहते हैं लॉ लग गई कि उन्हें नरेंद्र मोदी में भगवान दिखने लगे, बाबू दिखने लगे, तो वो उनके बाबू हो गए और उनके लिए पगला पगला कर बोलती हैं। लेकिन ईरानी बाई को कभी एक बार ठहर कर सोचना चाहिए बोलते समय या बोलने के बाद कि वो क्या बोल रही है, क्यों बोल रही है और किसके लिए बोल रही है। क्या वो सच बोल रही हैं? उन्होंने संसद में इतनी घृणित बात कही जिस पर वो महिला हैं, उनको तो शर्मानी चाहिए। पूरे देश की महिलाओं को उन्होंने शर्मसार किया जब उन्होंने ये कहा कि पहले छत्तीसगढ़ पर बहस कर लो, पहले राजस्थान पर बहस कर लो, तब मणिपुर में नंगा करके घुमाई हुई औरतों पर बहस करो, बात करो, सवाल उठाओ। कम से कम एक महिला तो इतनी गिरी हुई बात नहीं कर सकती जो ईरानी बाई ने किया। ठीक है, आपका अपना लगाव होगा, आपकी अपनी सोच होगी, अपने बाबू के प्रति आपका समर्पण होगा, लेकिन राजनीतिक रूप से मणिपुर के साथ इस तरह से खेलना, मणिपुर की भावनाओं के साथ, वहां की महिलाओं के साथ जो हुआ, वो शायद सभ्य समाज में नहीं हो सकता। मैं तो नहीं समझता, जब हम नंगे रहा करते थे, कबीलों में रहा करते थे, या समझ लीजिए अनपढ़ गवार थे, या ऐसे ही जानवरों की तरह जिंदगी जिया करते थे। लोग तो कहते हैं कि हम जंगलों में जानवरों की तरह रहा करते थे और वहां से हमारा विकास हुआ। शायद उस समय भी हम इस तरह के कर्म नहीं किया करते रहे होंगे। ईरानी बाई, जिस कर्मों पर हमें बोलना है, पूछना है, सवाल उठाना है संसद में, अगर आप एक महिला होती, सचमुच आप एक महिला होती, तो आप सामने से यह सवाल उठाती कि मणिपुर में ऐसा क्यों हुआ, और मणिपुर में अगर ऐसा हुआ तो अब तक सरकार चुप क्यों है। आपको यह पूछना था, आपको इस पर बात करनी थी, लेकिन आप तो बाबू को बचाने में लग गई। खैर, ये आपकी अपनी सोच होगी, लेकिन गलत है। जो भी हो, डूबती नाव पर कब तक
तैर सकती है, कब तक अपने आप को बचाए रख सकती है। आप नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। और सामने अब कोई पप्पू नहीं है। अपने बाबू को बोल दीजिए कि एक एक शब्द जो नरेंद्र मोदी के जुबान से निकल रहा है वो राहुल गांधी की कलम से निकल रहा है, दिमाग से निकल रहा है, सोच से निकल रहा है। ही इज अ प्लेइंग, वो खेल रहे हैं नरेंद्र मोदी के दिमाग से। आज नरेंद्र मोदी जो भी कर रहे हैं वो राहुल गांधी के खेल का नतीजा है। चाहे उन पर जो केस हुआ है, चाहे वो संसद से बाहर किए गए हैं, चाहे वो घर से बाहर किए गए हैं, चाहे आज वो बाहर हैं, चाहे वो जहां हैं, नरेंद्र मोदी पर छा चुके हैं। और राहुल गांधी की छाप, राहुल गांधी की ताप और राहुल गांधी की दबिश, राहुल गांधी की तपिश नरेंद्र मोदी के चेहरे से झलक रही है। इसे छुपाया नहीं जा सकता और वो अब मंचों से भी दिखने लगी है नरेंद्र मोदी की